हेलो एंड वेलकम टू द राज एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 लिया है। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सजीव की संरचना, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का जो पार्ट्स होता है, यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट में, यानी जो पार्ट 2 है, उसी में हम लोग सेल से रिलेटेड ही डीएनए एंड आरएनए के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको वीडियोज वगैरह अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जीव विज्ञान और परिचय हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग कोशिका, कोशिका विज्ञान, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कोशिका की संरचना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और कल के वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोग डीएनए, आरएनए, ये सब, और प्रकाश प्रोटीन संश्लेषण का कोशिक केंद्रीय सिद्धांत, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए 995551282111 पे आप मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ओके, हम सबसे पहले पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे हर चीज। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है सजीव की संरचना। सजीव की संरचना की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है कोशिका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका क्या होता है। कोशिका जो हमारे शरीर है, वह उसका सबसे छोटी इकाई है कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। जैसे मान लेते हैं आपका हर हर जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट है, वो सभी प्रोडक्ट छोटे छोटे कण से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं एक डॉट है, इस डॉट है तो बहुत सारा डॉट को अगर आप मिला दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारा डॉट को यहाँ पे मिला रहे हैं। तो बहुत सारा डॉट को मिलाने के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सर्कल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा एक सर्कल बन रहा है। बहुत सारा डॉट यहाँ पे मिला देने के बाद एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, अब इस सर्कल में हम थोड़ा सा ऐसे कर दे, अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो ये एक त्रिशूल टाइप का हो गया, आप देख सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे डॉट को मिला के एक त्रिशूल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस त्रिशूल का कोशिका क्या हुआ? ये एक डॉट हुआ। आप समझ सकते हैं, यानी कोशिका उसको बोलते हैं जिससे मिलकर एक बड़ा शरीर का निर्माण होता है, या एटम भी, एटम और कोशिका को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक घर है, एक घर बन गया, तो इस घर में क्या हुआ? यहाँ पे एक ईंट लगा, यहाँ पे एक ईंट लगा, यहाँ पे एक ईंट लगा, यहाँ पे फिर ऐसे ईंट लगते गया। तो ये ईंट जो हुआ, ये क्या हुआ? ये सारे ईंट मिलकर एक घर का संरचना किया। तो ईंट क्या हो गया? ईंट जो हो गया सेल ऑफ हाउस, मतलब इस घर का सेल क्या हो गया? ईंट हो गया। ये पॉइंट आप याद रखना है। वैसा ही हमारे शरीर के अंदर। अब देखते हैं कि कैसे पता चला हम लोगों को कि ये जो सेल है हमारे शरीर के, या जो सेल है, सेल बन बन के हमारे शरीर निर्माण हुए, ये पता कैसे चला? अब ये देख लेते हैं। हुआ क्या कि जो है यहाँ पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे थे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक साहब ने एक वृक्ष का छाल लिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखे। ठीक है, कर्क पदार्थ का एक वृक्ष का छाल है कर्क, और उसके पदार्थ को जब अपना माइक्रोस्कोप में देखे, तो वहां पे इनको ना कुछ छोटे छोटे जो है वह संरचना दिखाई दी। ठीक है, एक प्रकार की छोटी छोटी जो संरचना दिखाई दी, तो इसी से पता चला कि यहाँ पे सेल हो सकता है। ठीक है, इसी को उन्होंने कोशिका कहा। जो सूक्ष्म इकाई दिखाई दी उसे कोशिका कहा इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। तो जीव की शरीर का, प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जिसे कोशिका बोलते हैं। ये तो हो गया रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किए थे, वह किस प्रकार की कोशिका थी? एक मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका थी। धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट होते गया। जब आगे डेवलपमेंट होते गया, तो एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिवेन हॉक। लिवेन हॉक ने क्या किया? 1674 में, ठीक है, वो कब खोजे थे? वो खोजे थे 1665 में, यानी 1665 में, ठीक 9 साल बाद। कितने साल बाद? 9 साल बाद। 9 साल बाद जो है लिवेन हॉक ने एक और सूक्ष्म दर्शी से, यानी अपने द्वारा विकसित विकसित सूक्ष्म दर्शी से एक जीवित कोशिका का खोज किए थे। कौन? लिवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने की थी? लिवेनहॉक, 1664 में। तो यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट याद कर लिए। पहला पॉइंट हम लोग देखें तो पहला पॉइंट हमने क्या याद किया? पहला पॉइंट की 1665 में। कब? 1665 में हुक ने, यानी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था 1665 में? तो कोशिका का, यानी मृत कोशिका का। ठीक है, मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और वहीं हम लोग बात करें 1674 में, तो यहाँ पे रॉबर्ट ल्यूइन हॉक ने, किसने? ल्यूइन हॉक ने
एक जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका? जीवित कोशिका का खोज किया था। ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसका। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका। अब कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से कोशिका विज्ञान को हम लोग जानते हैं। ठीक है, वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय बोलते हैं। जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं अमीबा और क्लेमाइडोमोनास इसके एग्जांपल में आते हैं। अमीबा और क्लेमाइडोमोनास इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एग्जांपल आ जाता क्वेश्चन की इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा रहेगा, क्लेमाइडोमोनास रहेगा। ये सब आपको वहां पे टिक कर देना है। या जिनका शरीर यानी जिन जीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अब देख लीजिए, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ये बुक का ही पिक्चर है लेकिन हमने थोड़ा सा जो है गूगल से डाउनलोड करके रंगीन पिक हमने लगाया है। बुक में थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो एनिमल और ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि दोनों में तीन चीज डिफरेंट मिलेगा, बाकी सब चीज कॉमन मिलेगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में देखने को मिलेगा, किनारे पे देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे तो जो एनिमल सेल है यहाँ पे बिल्कुल बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। दोनों में मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन है, इसमें भी मेम्ब्रेन है। राइबोसोम भी दोनों में देखने को मिलेगा, इसमें भी देखिए। अगर आप देखेंगे प्लांट सेल में तो ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम है, तो ये भी राइबोसोम जो है वो यहाँ पे केंद्रक से सटा हुआ है। और प्लांट एनिमल सेल में भी ये जो राइबोसोम है ये भी आप देख सकते हैं एक केंद्रक से सटा हुआ है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और जो है जंतु कोशिका इसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म रखा हुआ है। ठीक है, अब जो तीन चीज है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। यानी जो तीन चीज अभी हम लोग बताने वाले हैं वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वो कौन कौन सा है? सबसे पहले है सेल वाल। सेल वाल जो है वह केवल आपको पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये भी केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और वैक्यूल्स ये भी केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो ये तीन चीज आप जरूर याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन आपको मिलान करके आंसर राइट कर देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, बोल रहे हैं एक कोशिकीय जीवों में सभी जैव क्रियाएं के जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और जनन शरीर की एक कोशिका द्वारा ही की जाती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिका समूह मिलते हैं जिन्हें हम लोग ऊतक कहते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक कोशिका होता है और वही कोशिका आपका पोषण का भी काम करता है, श्वसन का भी काम करता है, उत्सर्जन का भी काम करता है। और अगर वृद्धि करना हो तो वही कोशिका वृद्धि और जनन जनन की जो क्रिया है वो एक ही कोशिका करता है। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, हर काम के लिए अलग अलग कोशिका का एक समूह होता है। जैसे हम लोगों को जो है आप देख सकते हैं लीवर का कोशिका का एक अलग समूह होता है, दिल का कोशिका का एक अलग समूह होता है, पैर का कोशिका का एक अलग समूह होता है। और लीवर का अलग काम है, दिल का अलग काम है, पैर का अलग काम है। तो अलग अलग कार्य के लिए कोशिकाओं का एक समूह मिलकर कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऊतक बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग जो है वो ब्लड का भी एक अपना अलग सेल का समूह है ब्लड, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, क्या है, ऊतक है। तो यहाँ इसके अंदर एक कोशिकाओं का एक अलग समूह है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट का, तो यहाँ पे दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका पे बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया। तो आगे चल के दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैथियास स्लीडेन और थियोडोर स्वान। आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान पीसीएस का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें जो स्लीडेन, सब लोग स्लाइडेन और स्वान बस इतना ही याद ही करते हैं, लेकिन उसमें ना स्लाइडेन जो केवल स्लाइडेन ऑप्शन में दिया हुआ था और तीन चार नाम था, जिस चार जो ऑप्शन था उसमें केवल सब में स्लाइडेन था। बहुत लोग कंफ्यूजन में गलती आंसर किए थे। तो पूरा नाम याद रखिएगा, मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान जो थे ये दो वैज्ञानिक हैं। और 1838 और 1839 के आसपास इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब? 1838 और 1839। तो आपको तीन डेट अब याद रखना है। एक याद रखना है 1665,
मृत कोशिका का खोज हुआ था। फिर 1674 जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तब यहाँ पे देखिए 1838 और 39 लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 लगभग 150 साल गैप के बाद यहाँ पे कोशिका के बारे में जो है कोशिका सिद्धांत देखने को हम लोग को मिलता है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने भी वही बोले कि जो सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका और वे जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। कौन? तो कोशिका के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कोशिका सिद्धांत जो होता है यहाँ पे कैसे दिया गया था। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बोले थे कि एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है एक या अनेक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। कोशिका जो है सभी जैव क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। जितनी भी जैव क्रियाएं होते हैं हमारे शरीर में उसका मूलभूत इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन को ना एक एक सेल में पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा, तब जाके जो हमारा जैव क्रिया जो भी हम लोग कार्य करते हैं हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा सेल जो है उस टाइप से वर्क कर रहा है तभी हम बोल रहे हैं। हर चीज सेल के अकॉर्डिंग होता है और जो भी जैव क्रिया होता है उसका मूलभूत इकाई क्या है? सेल है। ठीक है, ये इन्होंने कोशिका सिद्धांत में दिया था। और सभी जीवों में भी होने वाली समस्त क्रियाओं कोशिका के अंदर ही होती है। क्या होती है? कोशिका के अंदर ही समस्त क्रियाएं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पॉइंट कोशिका सिद्धांत का है कि कोशिका आनुवांशिकी का इकाई है क्योंकि इनके केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है। और डीएनए क्या होता है? डीएनए माता पिता नाना नानी दादा दादी से जो है वह आते रहता है, डीएनए का ट्रांसफर होता रहता है। तो इसलिए बोला जाता है और वो अनुवांशिक हुआ तो इसलिए बोला जाता है कि अनुवांशिक इकाई क्या है? कोशिका को भी अनुवांशिक इकाई बोला गया था। नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है। इसमें ये भी बोला गया था कोशिका थ्योरी में कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण करना है तो पुरानी जो कोशिकाएं हैं वही टूट टूट कर और डेवलप होकर नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इतना सारा कोशिका सिद्धांत तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे चल के हम जरूर कुछ इसमें अपडेट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट बात करें तो आधुनिक खोज के आधार पर कोशिका सिद्धांत एवं पूर्णतः तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। यानी कंप्लीटली कोशिका का जो स्ट्रक्चर है कोशिका के बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं देता है? तो क्योंकि जो विषाणु होता है उसमें कोशिकीय संरचना होती ही नहीं है। यानी जो वायरस होता है उसका कोशिकीय संरचना पाया ही नहीं जाता है। उसमें कुछ उसका आज तक कोई रिसर्च ही नहीं हुआ कि इसमें कोशिका होता है नहीं, क्योंकि उसमें अभी तक जो रिसर्च हुआ इसमें पाया गया कि इसमें वायरस में कोशिका नहीं होती है। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते हैं। सभी कोशिकाओं में एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, जैसे जीवाणु हुआ, नील हरे शैवाल हुआ, इसमें जो है वो स्पष्ट कोशिक केंद्रक नहीं होता है। वही केंद्रकीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव में विस्तृत होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे स्लाइडेन स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिए थे वो क्या बोले थे कि सभी जीव के मूलभूत इकाई कोशिका है। लेकिन आपके यहाँ पे देखिए जीवाणु, वायरस, नील हरी शैवाल इसमें उस टाइप का कुछ कोशिका जैसा माहौल ही नहीं देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे उसको फेल कर देते हैं। तो यहीं पे बोला गया, इसलिए बोला गया कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है और सभी जीवों के बारे में भी नॉलेज नहीं देता है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की बात करें तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो हम लोगों ने ऊपर देखे वही यहाँ पे दिया हुआ है। कोशिका भित्ति जो होता है इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। रिक्तियां की बात करें तो एक या दो बड़ी रिक्तियां उपस्थित होती है। इसमें छोटी रिक्तियां होती है या कभी कभी अनुपस्थित भी रहती है। ठीक है, तारकाय की बात करें तो इसमें अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है। गोल्जी काय की बात किया जाए तो गोल्जी काय जो होता है कम विकसित होता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में जो है वह बिल्कुल विकसित रहता है और एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है गोल्जी काय। नेक्स्ट बात करें संचित भोजन की बात करें तो संचित भोजन जो होता है वह पादप में मंड के रूप में स्टोर किया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजेन के रूप में जो है वह भोजन को स्टोर किया जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोजेन के रूप में जो भोजन को संचित किया जाता है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में मंड के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पॉइंट तो
कोशिका की संरचना के बारे में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी जो कोशिका है उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण जो होने के लिए जैसे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो 3 घटक से जो मिलके बने होते हैं। एक कोशिका कला होता है यानी सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका द्रव होता है यानी साइटोप्लाज्म होता है, और केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है। ये तीनों से मिलकर एक कोशिका की संरचना का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं या प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है यह जीव द्रव के सबसे बाहरी सजीव आवरण होता है। क्या होता है? जो जीव द्रव होता है यानी जीव द्रव मान लेते हैं एक कोशिका है, तो इसका जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये होता है क्या? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो होता है वह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करके रखता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की मोटाई जो होती है वो 75 से लेकर 105 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चन आता है इस लेवल का कि कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 से 105 एंगस्ट्रॉम होता है। कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय आवरण वाला होता है, और कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका कला लचीली होती है कोशिका झिल्ली, और इसमें कार्बनिक अणुओं जैसे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट देखें कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो एक तो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन की। और दूसरा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कोशिका का जो है अंदर का संरचना दिया हुआ है। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पोरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्लाइसोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सब प्रोटीन से जो निर्माण हुआ है यहाँ पे, ये एक आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया है। किसका? तो सेल मेम्ब्रेन का, यानी कोशिका झिल्ली का ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ये सब चीज से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो होता है प्रवेश करने वाले, जो अगर कोशिका के अंदर कोई भी चीज प्रवेश करता है, कोई भी चीज बाहर जाता है, तो उसको वह नियंत्रित करता है। यानी एक तरीका से जो एंट्री और आउट एग्जिट का जो काम, एंट्री और एग्जिट में जो एक गार्ड के रूप में काम करता है कोशिका झिल्ली। ये देखते रहता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अगर कोई अंदर आ रहा है तो सेफ है कि नहीं, अगर सेफ नहीं हुआ तो उसको नहीं आने देगा, अगर सेफ होगा तो उसको आने देगा। अगर कोई बाहर जा रहा है तो देखेगा कि बाहर जा रहा है, तो इससे कोशिका का अगर कोई नुकसान नहीं होता है इसके बाहर जाने से, तो बिल्कुल जाओ बेटा। अगर वो लगता है कि हाँ ठीक है इसके जाने से कुछ नुकसान हो जाएगा, तो नहीं नहीं जाओ, अंदर ही रहो। इस टाइप से इसका काम करते हैं, यानी नियंत्रण करके रखता है। नेक्स्ट बात करें तो कोशिका कला कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चयन करती है किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है, ये चुनाव करती है, चयन करती है, इसलिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं कोशिका झिल्ली को। जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। ठीक है, और एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा पौधे इसी झिल्ली से परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। यानी एक कोशिकीय अलवणीय जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, तथा जो पौधे जो होते हैं इसी झिल्ली के थ्रू यानी इसी कोशिका झिल्ली के थ्रू परासरण की क्रिया करते हैं और उस क्रिया से जल ग्रहण करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है, केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है, पादप का जो कोशिका होता है, तो इसके कोशिका झिल्ली से पहले एक और झिल्ली होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पादप कोशिका में केवल होता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित किया जाता है। यानी जिसमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित है वह जंतु कोशिका से अलग मानी जाती है उस पादप कोशिका को। अगर कोई जीव है, ठीक है, और अगर कोई जीव है और उस जीव पे भी अगर कोशिका भित्ति होती है तो उसे हम लोग
पादप के अंतर्गत काउंट करेंगे, न कि जंतु के अंतर्गत काउंट करेंगे। ये यहाँ पे कंसेप्ट चलता है। इसमें सेलुलोज एक बहुत बड़ी जटिल पदार्थ है और यह पदार्थों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज जो भी पौधे होते हैं, पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है सेलुलोज। सेलुलोज का बहुत बड़ा रोल है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ठीक है। परासरण द्वारा जल अवशोषण का गुण केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यानी जो परासरण के द्वारा भी हम लोगों ने पीछे पढ़े कि कोशिका झिल्ली में हम लोगों ने ये सब कंसेप्ट पढ़े थे कि परासरण की क्रिया द्वारा पौधे क्या होते हैं, परासरण की क्रिया करते हैं, जल को अवशोषण करते हैं। तो ये केवल और केवल जीवित कोशिका में ही पॉसिबल है, मृत कोशिका में पॉसिबल नहीं है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? देखिए, हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं। जीव द्रव्य में क्या होता है कि जैसे ये है कोशिका का केंद्रक। अब यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। अब कोई मान लेते हैं लिक्विड है। आप सिंपली ये समझिए, आपके पास कोई लोहा का जैसे मान लेते हैं ना, आपके पास कोई चीज है, ठीक है। आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बा में आप क्या कीजिए, उस डब्बा में आप मोबाइल ला के रखिए, ठीक है। मोबाइल ला के रख रहे हैं डब्बा में, तो उस डब्बा में आप मोबाइल रख के कहीं जा रहे हैं, तो डब्बा में अगर बहुत सारा जगह खाली होगा तो इधर इधर हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा, क्या होगा, टकराएगा और वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उसको चारों तरफ कोई थर्मोकोल लगा दे, कोई फोम लगा दे, या जो बजाने वाला आता है, हम लोग फ्लिपकार्ट से मिलता है, उसको बजाते हैं, सिर्फ दाब के पट पट बजता है, जो फोम फोम टाइप का होता है, तो उसको लगा दे, तो उससे क्या होगा, उसको एक सेफ्टी मिल जाएगा। ऐसे ही कोशिका में होता है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है, एक कोशिकांग है। अब मान लेते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, यहाँ पे क्या है, जो है यहाँ पे राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे केंद्रक है। अब एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा ही एक दूसरे से, तो यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है। तो इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को कोशिका के अंदर होता है, तो इसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही चीज हमको पता है केंद्रक के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे चीज केंद्रक के अंदर भी होते हैं, तो केंद्रक के अंदर भी लिक्विड एक रहता है, जिससे क्या करता है, उसका जो केंद्रक के अंदर जो अंग है, ठीक है, केंद्रिका के अंदर जो कोशिका के अंग है, उसको भी वो क्या रखे, एक दूसरे से टकराए नहीं और सेफ्टी बनाए रखे, इसके लिए होता है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलते हैं, और दोनों को मिला दे तो उसे हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? जीव द्रव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, जीव द्रव जो होता है, इससे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव को, किसके द्वारा? हेक्सले के अनुसार, ठीक है। क्योंकि ये अगर जीव द्रव नहीं होता है तो बहुत सारा जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव दो भाग में होते हैं, एक कोशिका द्रव में होते हैं और एक नाभिक द्रव। नाभिक द्रव मतलब क्या होगा? केंद्रक द्रव भी इसको बोल सकते हैं, केंद्रक द्रव भी इसको बोल सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। नाभिक द्रव्य जो होता है वह कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले द्रव को नाभिक द्रव कहते हैं। हमने जो भी चीज हमने ऊपर बताया, नीचे सब दिया हुआ है। अब हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में देख लेते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव बोलते हैं। हमने आपको अभी बताया कि एक कोशिका है और एक केंद्रक है, तो केंद्रक और कोशिका के बीच जो भी अंग होंगे उनके लिए जो लिक्विड होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनके और इनके बीच जो होता है, एक इसमें जो लिक्विड भरा है वो कोशिका द्रव के अंतर्गत आता है। अगर वही कोई लिक्विड हम लोग लिए और वही कोई लिक्विड लिया और हम लोग इसके अंदर अंतर अंदर डाल दिए, किसके अंदर? तो हम लोग इसके अंदर डालिए केंद्रक के अंदर, तो ये हो गया केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो ये केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ए है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के तरल पदार्थ में कई सजीव संरचनाएं यानी कोशिकांग तथा निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। इसमें क्या होगा? अलग अलग कोशिकांग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग कोशिकांग इसी द्रव में पाए जाते हैं। तो यही चीज जो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है।
तरल पदार्थ में जल, ग्लाइकोजन, वसा वो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जल भी पाया जाता है, वसा भी, ग्लाइकोजन और वसा ये सभी पदार्थ इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य में जो पाए जाने वाले, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग है उसको अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और इसको हम लोग को क्या प्रदान करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका काम है। और अलग अलग जीव में विभिन्न कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। और जिन कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, और जिन कोशिकाओं में जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है तो वहां पे कम कोशिका देखने को मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं आपका बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप बायां हाथ से बिल्कुल काम नहीं करते हैं, आपको ज्यादा एनर्जी दायां हाथ में चाहिए। तो दायां हाथ में अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। बायां हाथ से आप कम काम करते हैं तो बायां हाथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर के द्वारा किया गया था। 1880 में बेंडा ने इसका नामकरण किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, इसकी बाह्य झिल्ली चिकनी और समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली जो होता है, आंतरिक झिल्ली में गुहा की ओर अंगुली के समान वलन निकले रहते हैं जिन्हें हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में नहीं होगा, अब समझ में आएगा। ये देखिए मैप, ठीक है, ए है कोशिकांग, ए है माइटोकॉन्ड्रिया। अब बाहरी झिल्ली क्या बोला था, इसमें आप देखेंगे तो बोला था कि बाहरी जो है वह समतल होती है, चिकनी और समतल होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं बाहर में कितना चिकना चिकना है और समतल है। और अंदर क्या होता है, अंदर जो अगर आप देखेंगे तो अंदर जो होता है वह आंतरिक संरचना गुहा और उंगली जैसा होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें गुहा ऐसा बना हुआ है, इसमें उंगली जैसे संरचना है। अब इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, ये देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे राइबोसोम है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम आता है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, इसमें F0 प्रोटीन और F1 प्रोटीन भी होता है। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि किस कोशिकांग में F0 प्रोटीन और F1 प्रोटीन पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा इसका, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो है, ये जो स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे जो संरचना बन रहा है, यहाँ पे भी ऐसे संरचना बन रहा है। यहाँ पे जो ऐसे घुमावदार जो संरचना बन रहा है इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, जो पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं क्रिस्टी। ठीक है, बाकी ये बुक का फोटो है, तो बुक का फोटो जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एक रंगीन फोटो ऐड किया ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके क्रिस्टी के मध्य भाग को अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स में 65 से लेकर 70% प्रोटीन, 25% फॉस्फोलिपिड और 0.5% आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये कौन मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इसके बीच का जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ये जो संरचना होता है ये सब क्या है, ये सब मैट्रिक्स है। हम इसको मिटा देंगे, आप एक बार देख लीजिए। ये सब जो बीच का जो स्पेस है, यानी दोनों क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों क्रिस्टी के बीच का जो स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स में जो है क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन 65 से 70% पाया जाता है और 25% फास्फोलिपिड पाया जाता है और 0.5% आरएनए उसमें पाया जाता है। इसके मैट्रिक्स में कोशिकीय श्वसन होते हैं। इसमें ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकीय श्वसन देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कोशिकीय श्वसन देखने को मिलेगा। ग्लूकोज वायवीय श्वसन के उपरांत ऊर्जा एटीपी के रूप में बदल जाता है। जो
माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है, उसके बाद वह एटीपी में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता है, हमने तो पता है यहाँ पे डीएनए और यहाँ पे राइबोसोम खुद का अपना इसका होता है, हमने ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डीएनए के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए के कारण ही अपने अधिकांश भाग का निर्माण स्वतः कर लेता है, इसलिए इसे स्व शासित अंग कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे स्वशासित कोशिकांग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। श्वसन में क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा, वह एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब हम लोग लवक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में देख लेते हैं। लवक जो होता है यह पादप कोशिका में ही केवल होते हैं। किसमें, पादप कोशिका में होते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के ये दिखाई देते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक जो है या तीन भागों में बांटा गया, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हरित लवक की बात करें जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, तो यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और इन झिल्लियों को क्रमशः बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली में बांटा गया है। दोहरी झिल्ली है तो एक बाह्य झिल्ली होगा और एक अंतर झिल्ली होगा। अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पाठिका या एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड दो प्रकार के से विन्यासित रहते हैं। इसमें तस्तरी समान थाइलेकाइड सीके सीके के ठीक है, इसमें चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें हम लोग ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये सब हमने अभी कोई प्रीवियस ईयर में नहीं देखा है ग्रेना वगैरह, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, माइंड में जरूर देखिएगा। अगर माइंड में होगा तो एग्जाम में अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो वो रिकॉल हो जाता है। तथा दोनों ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड को हम लोग इंटरग्रेनम के नाम से जानते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली वह पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो अवर्णी लवक का। अवर्णी लवक जो होता है यह जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, या वर्णक विहीन होता है, यानी ये क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, और पौधे के अधिकांश प्रकाश संश्लेषण न करने वाले भागों में जैसे जड़, भूमिगत तना, इसमें ये पाया जाता है अवर्णी लवक। ठीक है, इसका मुख्य क्या कार्य है, तो यह अमीनो अम्ल को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लवक है जिसका काम है अमीनो अम्ल को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करना, तो वह अवर्णी लवक का काम है। वर्णी लवक की बात करें तो वर्णी लवक सामान्यतः पुष्पीय पादपों की पुरानी पत्तियों तथा फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कैरोटीन वर्णक होते हैं, तो पत्तियों में फूलों और पत्तियों फूलों की विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। यानी वर्णी लवक जो होता है यह रंगीन होता है। ठीक है, और ये जो होता है फूल और पत्ती, फूल वो जो पत्ती होता है या पेड़ पौधे के जो भाग होते हैं वहां पे कलर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, कलर प्रदान ही करता है इसके द्वारा वर्णी लवक। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जैसे अगर नारंगी में देखें तो कैरेटीन जो होता है वह नारंगी कलर का होता है, नारंगी रंग का वर्णक होता है, और यह जो है वो क्लोरोफिल से अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का संचरण करता है। जेंथोफिल देखें तो जेंथोफिल पीले रंग का वर्णक होता है, और जो पत्तियों में उपस्थित होता है पौधे के, और सूर्य के प्रकाश से उस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने में सक्षम होता है जिसे हरित लवक अवशोषित नहीं कर पाता है, उसको जेंथोफिल जो है वह अवशोषित कर लेता है। जेंथोफिल वर्णक तीन प्रकार के होते हैं, कैंथाजेंथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। इसका अलग अलग प्रकार होता है। ये सब तीनों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट कोशिकांग जो है वह लाइसोसोम है। नेक्स्ट कोशिकांग क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था, और एकल झिल्ली युक्त थैली नुमा कोशिकांग होता है। इसमें कोणीय द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, कोणीय द्रव इसमें भरा होता है, जो क्या करता है, शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल अपघटन कर सरल अणुओं को तोड़ देता है। ठीक है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट निपटाने का, यानी जो है मतलब जो कोशिका होता है उससे कचरा को साफ करने का काम होता है लाइसोसोम का। ठीक है, कोशिका अंगों को टूटे फूटे भागों को पाचित करता है, यानी जो भी कचरा रहता है उसको पचा लेता है। ठीक है, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिससे जिसके फटने से एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देता है जिसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं।
लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम में छोड़ता है तो एंजाइम छोड़ता है तो सामने वाला भी मर जाता है, खुद भी मर जाता है, यानी कोशिका को भी कभी कभी पूरे कोशिका को मार देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, तो ये जो कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलियों की जालिका को अंतःद्रव्यीय जालिका कहते हैं। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है। क्या होती है, एक भित्ति की झिल्ली होती है। अंतःद्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, तथा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वहीं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या होता है, राइबोसोम का अभाव होता है, लेकिन यह वसा और लिपिड अणुओं का संश्लेषण करने का कार्य करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका गोल्जी काय का भी निर्माण करता है। किसका, गोल्जी काय का। तो गोल्जी काय का निर्माण कहाँ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये आप देख सकते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे देख सकते हैं राइबोसोम का उपस्थिति आपको देखने को मिलेगा। यहाँ छोटे छोटे फॉर्म में राइबोसोम स्थित है। स्मूथ एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बिल्कुल ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा राइबोसोम देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है इसका खोज क्लाड ने किया था और पैलेड ने इसको राइबोसोम नाम दिया था, पैलेड ने। ठीक है, यह जो होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पे पाया जाता है, इसमें झिल्ली नहीं होता है और ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। हम लोग गल्जी काय की बात करें तो गल्जी काय जो है इसका खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। ठीक है, और यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। गॉल्जिकाओं में आशय, रिक्तिकाएं तथा कुंडिकाएं तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन और पेक्टिन के संश्लेषण और स्रावन का कार्य करती है गोल्जिकाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में जो है कोशिकांग के बारे में देखे और कोशिका के बारे में देखे। जैसे ही कोशिका नंबर चैप्टर कंप्लीट होगा, एक हम लोग माइंड मैप लेंगे। ठीक है, और एक ही पेज में पूरा कोशिका, उसका कोशिकांग, कोशिका के प्रकार, कोशिका का हर संरचना, एक एक पॉइंट हम लोग एक माइंड मैप में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है या कहीं पे लगता है कि यहाँ पे क्लासेज में और इम्प्रूव करना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।